अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बजट स्पेशल सां गॾु आऊं अव्हां जी ख़िदमत में नाज़िया मीर। उम्मीद आहे त तव्हां सभिनी जेके बजट जो जेको इंतज़ारु थिए पियो, बजट जी जेका स्पीच आहे उहा अव्हां ताईं उनजा जेके मेन फिगर्स आहिनि उहे पहुची चुका हूंदा। 8,500 अरब रुपयनि जे खसारे वारी ही बजट आहे जेका नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब पेश करे छॾी आहे। तमामु घणो गोड़ एहतजाज असांखे नज़र आयो, एजेंडा जी कॉपियूं फाड़ियूं वयूं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पारां। ही जेको मामलो असांखे नज़र आयो एहतजाज ऐं गोड़ जो, ही रुगो एहतजाज ऐं इख़्तिलाफ़ रुगो ऑपोज़िशन ताईं महदूद नज़र न आयो, पर ख़ुदि हुकूमत जी जेका अहम इत्तेहादी पार्टी आहे, टेक्निकल ग्राउंड्स ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी न आहे, पर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत जी शामिल आहे। बहरहाल ॿिन्ही जी पार्टनरशिप सां ही बजट साम्हूं आई आहे। असीं ॾिठोसीं त तक़रीबन 2 कलाक जेको टाइम ॾिनो वियो हो उन खां 2 कलाक लेट ही बजट इजलास शुरू थियो आहे। उन 2 कलाकनि दौरान हिकिड़ो ड्रामाई मोड़ असां ॾिठोसीं जंहिंमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल ख़दशनि जो इज़हार पे कयो त असांखे ऑन बोर्ड न पियो वरितो वञे। PSDP वारे मामले ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजे सख़्तु ख़दशनि जो इज़हार कयो, जंहिंखां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां बाइकॉट जो फ़ैसिलो साम्हूं आयो त हिन इजलास जो असीं बाइकॉट कंदासीं, हिन इजलास जो हिसो न थींदासीं। जंहिंखां पोइ डेप्यूटी वज़ीर आज़म साहब इसहाक़ डार साहब पहुता उते ऐं उन्हनि खे कोशिशि कई वई परचाइण जी, जंहिंमें हू कामयाब बि थिया। कुझु देरि खां पोइ असां ॾिठोसीं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा जेका सीनियर क़यादत आहे, जेका आला क़यादत आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उहे त बजट इजलास से कुझु मिंट अॻु हू त पंहिंजे घर रवाना थी विया, पर उनखां सवाइ जेका ॿी सीनियर क़यादत आहे जंहिंमें ख़ुशी शाह साहब शामिल आहिनि, चीफ वहब शामिल आहिनि, जखरानी साहब, ऐं उनखां सवाइ जेके ॿिया सीनियर मेंबर्स आहिनि उहे असांखे इजलास जो हिसो ज़रूरु नज़र आया। पर बहरहाल ही जेको असां ॾिठोसीं जेको सिलसिलो असांखे नज़र आयो, असीं ॾिठोसीं त इख़्तिलाफ़ त कुझु देरि जे लाइ असांखे ख़तमु थींदे नज़र आई, परचिजी विया, पर छा हाणे इन खां पोइ कुझु ॿियूं सिटिंग्स पिया थींदियूं। हिन मामले ते जेको डेडलॉक हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून विच में, उन डेडलॉक जो छा थींदो उन ते पिणु अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। अॼोके हिन बजट इजलास में न असांखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा चेयरमैन नज़र आया ऐं न ई मुस्लिम लीग नून जा जेके नाज़रीन क़ाइदनि मियां नवाज़ शरीफ़ साहब, न ई उहे नज़र आया। बहरहाल बजट जी जेका तक़रीर ही उहा वाइंड अप थी आहे। जेके मेन फिगर्स आहिनि उहे बि असांजे साम्हूं अची चुका आहिनि। जीअं असां ज़िक्र कयोसीं त 8,500 अरब रुपयनि जे खसारे वारी बजट आहे ऐं जॾहिं बि खसारे जो वर्ड इस्तेमालु थिए त सम्झी वञो त हीअ जेका बजट हूंदी उहा सख़्तु हूंदी, उहा ॾुखी हूंदी ऐं हुनजो इज़हार गुज़िरियल केतिरे ई वक़्त खां थिए बि पियो। हाणे जेकॾहिं असां थोरो नाज़रीन नंबर ते ॾिसूं त छो मुस्लिम लीग नून जी ज़रूरत आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सभिनी खे ख़बर आहे त हीअ जेका हुकूमत आहे हीअ माइनॉरिटी गवर्नमेंट आहे ऐं हुन वक़्तु शहबाज शरीफ़ साहब जेके कैप्टन ऑफ द शिप आहिनि उन्हनि वटि नाज़रीन तक़रीबन 120 टोटल जेके हुननि वटि सीट्स जो तादाद आहे उहो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वटि 71 यानी 71 सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वटि आहिनि ऐं हीअ जेको ऐवान आहे 336 ते बदल आहे। हुन में सादी अक्सरियत 167 जी बीहे थी ऐं कंहिं बि तौर ते ही जेको बजट आहे इनखे पास कराइण, हिननि मामलनि खे अॻियां वधाइण लाइ तमामु ज़रूरी आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका सपोर्ट आहे उहा हिन गवर्नमेंट सां गॾु शामिल रहे, जंहिं ते असांखे तमामु घणा इख़्तिलाफ़ में नज़र आया आहिनि। त ॿिए लफ़्ज़नि में या ॿिए सूरत में असां ॾिसंदासीं त जेकॾहिं फाइनेंस बिल पास कराइण में हुकूमत कामयाबु नथी थिए त पोइ ज़ाहिर आहे हुनजो मतिलबु इहो हुजे थो त ही हुकूमत ही पंहिंजो वजूद विञाए चुकी आहे, ख़तमु थी चुकी आहे। नाज़रीन ही मामला आहिनि कुझु सियासत सां, सियासत ऐं मईशत ॻंढियल आहिनि। हाणे कुझु फिगर्स जेके असांजे आॾो आहिनि उहे बि अव्हांजे साम्हूं ज़रूरु रखंदासीं। त नाज़रीन बजट खसारे जो अव्हांखे ॿुधायोसीं, उनखां सवाइ पोरियत जो घटि में घटि जेको माहवार उजरो आहे उहो नाज़रीन असांखे ॼाणाए पियो वञे त 32,000 मां वधाए 37,000 रुपया करण जी तजवीज़ आहे। उनखां सवाइ ग्रेड 1 खां 16 ताईं जे मुलाज़िमनि जी पघारुनि में 25% ताईं इज़ाफ़ो, ग्रेड 17 खां 22 ताईं जे सरकारी मुलाज़िमनि जी पघार में 20% वाध, रिटायर्ड वफ़ाक़ी मुलाज़िमनि जी पेंशन में 15% वाध, BISP जी रक़म में 27% वाध, 593 अरब रुपया वेंदा। इहो ॿुधायो वञे त ईंदड़ माली साल दौरान वधीक 5 लख ख़ानदाननि खे BISP में शामिल करण जो ऐलान बि कयो वियो आहे। उनखां सवाइ नाज़रीन वफ़ाक़ी हुकूमत पारां 9 सरकारी मुलाज़िमनि लाइ कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम मुतारिफ़, दिफ़ा लाइ 2,122 अरब रुपया ऐं दयामीर भाषा डेम लाइ 40 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। तरक़ियाती बजट लाइ 1400 अरब रुपया रखिया विया आहिनि, जॾहिं त FBR जे टैक्सिस जो हदफ़ 12,970 अरब रुपया मुक़ररु कयो वियो आहे। नाज़रीन नॉन फाइलर्स जी कारोबारी ट्रांज़ेक्शन ते टैक्स जी शरह में वाध कई वई आहे। उन समेत नाज़रीन जेके ॿियूं डेवलपमेंट्स जा जेके ॿिया फिगर साम्हूं अचनि था तफ़सीली हुन ते एक्सपर्ट सां गुफ़्तगू कंदासीं।
जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे, जो तारुफ़ असां कराईंदसि, मूंखे कराची स्टूडियो में जॉइन कियो आहे डॉक्टर मंज़ूर मेमण साहब, रिटायर्ड चीफ कमिश्नर आहिनि, टैक्स एक्सपर्ट आहिनि। अॼु के प्रोग्राम में असां ज़रूरु उन्हनि खां सम्झंदासीं त हिन हुकूमत जी जेका बार बार इहा असीं ॾिठोसीं त हिकिड़ो प्लान बि नज़र अचे पियो, एम्बिशियस क़िस्म जो हिकिड़ो प्लान नज़र अचे पियो, उनखे कहिड़े रीति हीअ हुकूमत पूरो करण जो इरादो रखे थी, छा को उन्हनि वटि को अहिड़ो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मौजूदु आहे, उन ते डॉक्टर मंज़ूर साहब सां ज़रूरु गुफ़्तगू थींदी। उन खां सवाइ नाज़रीन नाले वारे इकोनॉमिस्ट आहिनि, सीनियर इकोनॉमिस्ट आहिनि मुबशिर मीर साहब, उहे पिणु मुंहिंजे प्रोग्राम जो हिसो आहिनि, स्टूडियो में मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। ऐं वीडियो लिंक ते मूंखे जॉइन कियो आहे नाले वारा सनतकार आहिनि, मुस्लिम लीग नून जी बिज़नेस फोरम जा प्रेसिडेंट बि आहिनि मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, उहे वीडियो लिंक ज़रिए अॼु के प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। सभिनी खे भलीकार, सभी जी मेहरबानी, तमाम गुफ्तगू के लिए वक्त कटियो है। मंजी इजाज़त साहब, बेग साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। आप क्योंकि जो हुकूमती टीम है उसको देख भी रहे हैं और जो ये सारे मामलात हैं, अब मईशत और सियासत में दोनों पर आपसे सवालात करूँगी। सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आज का ये जो बजट है इसको कैसे आप बताएंगे, ख़ास करके आम लोग, एक आम आदमी जो इस वक्त सुन रहा है, उसके लिए क्या रिलीफ ये बजट लाएगा, इस पर भी ज़रूर रोशनी डालिएगा। और इससे पहले ये जो हमें मामलात आज नज़र आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो बज़ाहिर तो हमें नज़र आया कि राज़ी करने में इसहाक डार साहब कामयाब नज़र आ गए, लेकिन उस डेडलॉक का, उन इख्तलाफात का क्या बनेगा जो पीपल्स पार्टी की जानिब से हमें नज़र आए? थैंक यू वेरी मच। एक तो ये हुआ है कि आज ये जो अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया, मेरे ख्याल से इसको नहीं पेश आना चाहिए था और इसको बजट से पहले ही आप इसको मिलके हल कर लेते। पीपल्स पार्टी की जो शिकायत है वो भी सही है कि आपने इस बजट के अंदर हमको, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो उसके अंदर आपने हमें इन्वॉल्व नहीं किया। अब देखिए, बजट को एट ग्लांस अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली ये एक टफ बजट है। इट इज अ गुड मूव ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी कि वो इसमें शामिल नहीं हुई, तो कम से कम इसका बर्डन उनके ऊपर नहीं आएगा और वो ये कह सकते हैं कि जी हम इस चीज से मुत्तफिक नहीं थे, क्योंकि इस बजट के अंदर आगे चल के जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कई टैक्सेस लगाए गए जिसका असर जो है वो मिडिल क्लास के ऊपर खास तौर पे पड़ेगा। मगर इस बाइकॉट का एक थोड़ा सा नुकसान ये हुआ कि पीपल्स पार्टी को, सॉरी पीटीआई को ये मौका मिलेगा कहने का कि जी इत्तेहाद नहीं है दोनों पार्टीज के अंदर, और हम जिस तरह पीटीआई को भी ये कहते हैं कि सर मईशत के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, तो आज फिर उनको भी ये मौका मिलेगा कि वो पीपल्स पार्टी को भी कहेंगे कि जी मईशत के ऊपर मेरे ख्याल से सियासत नहीं करनी चाहिए थी। अब आपके हम आते हैं, देखिए जब लास्ट टाइम जब बजट आया था तो उसके पास इतनी फिस्कल स्पेस नहीं थी हुकूमत के पास, और हम डिफॉल्ट के करीब बहुत ज्यादा पहुंच चुके थे, हालात बहुत ज्यादा खराब थे। मगर हैरान के तौर पे ये हुआ कि एक साल के अंदर चीजों में काफी बेहतरी आई। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान की GDP 1% से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, हम 2.6 पे GDP को अंदर ले आए, और खास तौर पे इसके अंदर हमें जो ज़राअत ने हमारा सहारा दिया है। आज जो भी GDP हमको मिली है ये बिकॉज ऑफ द ज़राअत हमको मिली है, एग्रीकल्चर हमको मिली है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में 20 साल के अंदर इतनी ज्यादा 6% प्लस की कभी भी ग्रोथ जो थी वो देखने में नहीं आई। तो एक सेक्टर की वजह से हमको मिला, और जैसे आपको पता होगा कि हमारी कॉटन जो थी वो 100% डबल प्रोडक्शन उसकी हुई है, गंदम की हुई है और दूसरी चीजों की हुई है, तो ये पॉजिटिव चीज थी। बिल्कुल बेग साहब, यहाँ पर आपको इंटरप्ट करूंगी, आपने फरमाया जैसे, लेकिन इस पर भी ज़रूर आपसे सवालात होंगे कि ज़राअत के शोबे में तो हमें नज़र आया, लेकिन इसके अलावा जो बाकी माशी अहम अहदाफ थे वो हम हासिल नहीं कर पाए, उनमें क्यों नाकामी हुई? और ख़ुद जो ज़राअती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं वो बड़े नाखुश हैं जो टैक्सेस के हवाले से वो जो ख़बरें आ रही हैं सामने। हमारे साथ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को। इख्तियार बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इख्तियार बेग साहब, इश्तियाक बेग साहब मेरे साथ बात कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि जो आज पीपल्स पार्टी वाला ये जो मामला हुआ ठीक बजट इजलास से कुछ देर पहले, ये अनफॉर्चुनेट था, नहीं होना चाहिए था। इससे एक तो पीपल्स पार्टी को कुछ फ़ायदा हो सकता है आगे चल कर के, वो कुछ अहम जो जिम्मेदारियां होंगी उनसे वो बार उतार सकते हैं अपने शोल्डर से, और साथ साथ
उन्होंने पीटीआई का या दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज का फ़ायदा कर दिया। आप क्या कहेंगे? बज़ाहिर तो हमने देखा कि राज़ी करने में कामयाब हो गए इसहाक डार साहब, लेकिन उन इख्तलाफात का, उन खदशात या उस डेडलॉक का क्या बनेगा जिसका इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किया गया? देखिए, इसका बैकग्राउंड जरा सा समझना होगा। दो चीजें हैं। हमारे 2 दिन से पार्लियामेंट्री बॉडी का इजलास चल रहा है, पार्लियामेंट्री पार्टी का, और आज तमाम सेनेटर और तमाम एमएनएस ने बड़ी लंबी मीटिंग चेयरमैन साहब के साथ, लेवल भुट्टो के साथ की। सबका जो इजहार था वो ये था कि जी हम डिससेटिस्फाई हैं, हमें वो इज्जत नहीं दे रहे, हमें सुन नहीं रहे, हमारे इश्यूज एड्रेस नहीं हो रहे, हमारे इलाकों के काम नहीं हो रहे। फिर बिलावल साहब ने जो 2 नुकात पे मेन उनको डिससेटिस्फाई अपसेट थे, वो ये थे कि जो हमने हुकूमत साजी के वक्त एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट में ये तय था कि ये तमाम चीजें एक खास पीरियड में इम्प्लीमेंट करेंगे। उसकी 50% चीजें भी अमल दरामद नहीं की गई। उसमें यह भी तय था कि बजट में पीएसडीपी जो सूबों के लिए रखा जाएगा वो पीपीपी के साथ मशावरत से रखा जाएगा और पीपीपी का 35% हिस्सा होगा। उस चीज को भी इग्नोर किया। कल हमने अपनी कमेटी एक जो बनाई थी नवीद कमर साहब के साथ, उनके पास भेजी थी कि जी ये हमें कबूल नहीं है। हमने भी जाके अपने लोगों को जवाब देना है कंस्टिट्यूंसी में, हल्के में, लेकिन कोई खातिर खा उन्होंने हमारे इश्यूज को एड्रेस नहीं किया। साहब, आज इसहाक डार साहब की जानिब से क्या बात हुई और क्या उनकी जानिब से ऐसा कहा गया जिसके बाद पीपल्स पार्टी बायकॉट वाले इरादे को तर्क करके इजलास में शिरकत की? उन्होंने ऐसा क्या कहा इसहाक डार साहब ने? देखिए, हमने उनसे ये कहा कि हमारे साथ बैठे, हमारे इश्यूज को हल करें, हमारे हुकूमत साजी का जो एग्रीमेंट आपने साइन किया है उसका अमल दरामद करें, और इस बजट में भी जो आपने वादे किए थे पीएसडीपी वगैरह के हवाले से, उनको आप अमल दरामद हमें देखना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेंस प्रिवेल करेगी और कल इंशाल्लाह वो बैठ के बात करेंगे। लेकिन हम एक्टिव पार्टिसिपेशन जब भी करेंगे जब हमारे मसाइल को हल किया जाए, क्योंकि हमने आगे फेस करना है अपने हल्के में जाके लोगों को, और लोगों को जितने एमएनएस थे 90% को यही शिकायत थी कि जी हमें मुस्लिम लीग नॉन स्टेकिंग इज फॉर ग्रांटेड, और हमने उन्हें हुकूमत बना के, हम अलाइज हैं उनके, मशावरत में बराबर का हिस्सा बनता है कि हमें उन्हें लेना चाहिए। जबकि उन्होंने कैसा ऑब्जर्व किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑन द होल इस बजट को? देखिए, अब मैंने बजट में, हम लोग तो एज ए पॉलिसी पार्टी की हम बैठे नहीं थे, हम गए ही नहीं है। हमारा कोई एक नहीं, टोकन 3 आदमियों को उन्होंने एक मैसेज भेजा था। जाकरानी साहब थे, नवीद कमर थे, खुर्शीद शाह थे, बाकी हम लोग तो कोई इसमें इजलास में शिरकत ही नहीं की। लेकिन जो हमें टेलीविजन वगैरह से जो कुछ भी देखने को और सुनने को मिला है, उसमें टैक्सों की भरमार है। एग्रीकल्चर सेक्टर को पहले किसान बर्बाद था, उसमें इंडस्ट्रियल इनपुट्स के ऊपर उन्होंने टैक्सेस लगाए हैं। सेल टैक्स 18% उसमें लगाया है, और इंडस्ट्रियल इनपुट्स में ट्रैक्टर भी आते हैं, बीज भी आ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स भी आ रहे हैं, यूरिया भी आ रहा है। तो ये तो तमाम चीजें, ज़राई अजनास महंगी होंगी, किसान को महंगी लागत पड़ेगी। पहले किसान मिट चुका है, तो जमीन में लेट चुका है। गंदम के जो स्कैंडल है आपने देखा, बिल्कुल मिस हैंडलिंग की गई है। तो ये सब चीजों है जो हम काले को काला और सफेद को सफेद कहेंगे और कह रहे हैं। इसके अलावा 1% सेल टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया। रियल एस्टेट सेक्टर में जो टैक्सेस लगाए गए हैं, मैं समझता हूँ ये 12,900 अरब रुपए का जो टारगेट है वो बहुत अनरियलिस्टिक है और बहुत एम्बिशियस है, जो पूरा होना मुझे मुश्किल नजर आता है। इस बार 9,700 बिलियन का उनका पूरा नहीं हुआ है और उसमें शॉर्टफॉल आया है, और 3,500 अरब रुपए इजाफी नेक्स्ट ईयर के जो उन्होंने रखा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इकोनॉमी के टारगेट उन्होंने वही 2.5 से 3% जीडीपी का रखा है, तो 3% जीडीपी में या 2.5% जीडीपी में इतनी क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगी जिस आप 3,500 इजाफी टैक्स वसूल कर लेंगे? ये सब सवालिया निशान है, और वो उठा रहे हैं लोग, उठाएंगे, और इन्हें जवाब देना चाहिए कि ये जो टैक्स जिस तरह से इन्होंने सिर्फ
आईएमएफ के कहने से बिल्कुल आप, हम चाहते हैं आईएमएफ आए, आईएमएफ का प्रोग्राम कामयाब हो, क्योंकि उसके बगैर चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन साथ साथ हम ये भी नहीं चाहते कि लोकल इकोनॉमी बैठ जाए, लोकल सनत बैठ जाए। आज जो एग्रीकल्चर ने जीडीपी को थोड़ा सपोर्ट दिया, 6% से ज्यादा ग्रोथ दिखा के वीट की और चावल की और कॉटन की जो बेहतरीन फसलें हुई हैं, वो आइंदा साल फिर किसान नहीं करेगा और आप सफर करेंगे, मुल्क सफर करेगा। तो ये सब चीजें हैं, एक बार से छुरी से गर्दन काट दें मुर्गे की, तो वो दानिशमंदी नहीं है। मैं समझता हूँ जो टैक्सों की भरमार है, ये कोई रैशनल इसका मुझे नहीं नजर आता। थैंक यू बेग साहब, आपने टाइम दिया इस प्रोग्राम में। डॉक्टर मंजूर साहब, आपकी तरफ आऊँगी और सारे गेस्ट जैसे कि उर्दू स्पीकिंग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उसी में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। टैक्सेस की भरमार, बेग साहब को आपने सुना, और बेग साहब खुद उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जो इस हुकूमत की प्रैक्टिकली तो हम देखते हैं कि वो उस गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में हैं। टैक्सेस की भरमार, अनरियलिस्टिक टारगेट्स, ओवर एम्बिशियस टारगेट्स, और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ से कुआं, एक तरफ से आईएमएफ, हम बीच में फंसे हुए हैं कहीं। क्या कमेंट करेंगे सर, कैसा ऑब्जर्व किया आपने आज के बजट को? जी, बजट तो जैसे हस्बे तवक्का आना था डेफिसिट का ही, क्योंकि पिछले सालों में से हम डेफिसिट बजट ही देते रहे हैं। उसमें हमारी मुल्क की कुछ मजबूरियां यकीनन हैं। अब इस दफ़ा जो है वो अगर हम लोगों को खुश करने के लिए कुछ इक़दामात भी हमने किए हैं, लेकिन पहली बात तो ये है कि इस दफ़ा जो है वो बजट का खसारा अगर हम पिछले साल से इसको कंपेयर करें तो 6.5 से 6.74% बन गया है। और जिस तरह आपने बताया और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपनी स्पीच में बताया कि जो है वो इनकी जो डेफिसिट होगा 8,500, जबकि ग्रॉस जो डेफिसिट 9,600 बिलियंस, और उसके बाद जो है फिर इनके एक्सपेंसेस जो है वो 24,710 बिलियन है, जबकि इनकी टोटल इनकम जो है वो टैक्सेस के अलावा लेवीज भी मिला के 15,424 बिलियन बनेगी। तो तकरीबन ये 8,500 से भी बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि जो है वो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सबसे ज़्यादा मजबूरी में वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि हम इसको बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली जिस बड़ी हेड में हमें पेमेंट करनी पड़ती है जो इंटरेस्ट के मद में, जिसमें मज़ेदार बात यह है कि हमारा जो है वो इंटरनल 8,715 बिलियन हम देते हैं, यानी जो हम लोकल बैंक से लेते हैं, और एक्सटर्नल हमारा 1,958। अब हमारे जो लोकल बैंक से हम जो कर्ज़ा लेते हैं वो हमारा इतना ज़्यादा है कि वो हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। दूसरा फिर हमारा डिफेंस बजट है वो तकरीबन 14,000 मिलियन हो जाता है। अब सवाल ये है कि हम जो है वो इस डेफिसिट को, जो अगर हम नेट 8,500 या ग्रॉस जो है वो हम ये कहें कि 9,600, तो इसको अगर हम ये कहें कि भाई ये पूरा कहाँ से होगा, तो उसके लिए यानी हमने एक एम्बिशियस, या शुरू से हमने यही सोच रखा है कि जो हमें आईएमएफ से मिल जाएगा, या फिर हम मज़ीद लोकल अगर कर्जा लेंगे तो वो लोकल कर्जा जो है वो बैंक से वो भी यकीनन अब इंटरेस्ट रेट 1.5% कम हुआ है, बट स्टिल इट इज़ वेरी हाई। अगर हम ये देखें कि हमारे दूसरे जो करीबी मुल्क हैं उनमें या दुनिया में, अगर हम दुनिया से ना भी कंपेयर करें सब कॉन्टिनेंट में, ये सबसे हाई है। इसका एक नुकसान तो ये है कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ता है जब बैंक से, अपने लोकल बैंक से लेती है, और दूसरी तरफ जो है वो ये नुकसान है कि एक तो उनको दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि लोग कर्जा लेंगे नेचुरली, फिर वो जो है वो जब गवर्नमेंट स्टेट बैंक से लेगी या लोकल बैंक से, तो बैंक्स आगे लोगों को कर्जा उसमें से प्लस 2% और अपना इनकम का जो है वो हिस्सा रख के 2 से 3% आगे देंगे। तो इस हवाले से देखा जाए कि बज़ाहिर तो जो है वो इसको, इस डेफिसिट को कवर करने के लिए भी बड़े एम्बिशियस टारगेट रखे हैं,
तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे जाके ये जो है वो डेफिसिट इतना रहेगा, बल्कि मुमकिन है कि जैसे इन्होंने एम्बिशियस सबसे ज़्यादा जो है वो उन्होंने टैक्स टारगेट को 38% बढ़ा के रखा है। अब उसमें जो है वो 38% बढ़ा के उन्हें 12,970 का टारगेट रखा है। अब करना कैसा है, किस तरह होगा, ये डायरेक्ट टैक्सेस से, इनडायरेक्ट टैक्सेस से, वो जो फाइनेंस एक्ट आएगा, मोटी मोटी चीज़ें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बता दी, लेकिन एक पर्टिकुलर जो है वो किस सेक्शन में लॉ में क्या तब्दीली आ रही है, तो वो फाइनेंस एक्ट इसके फौरी बाद जारी होगा, उसमें पता चलेगा। लेकिन कुछ बज़ाहिर देखा जाए तो उन्होंने दिल को खुश करने के लिए लोगों को उनकी सैलरीज भी बढ़ा दी हैं, पेंशन भी बढ़ा दी हैं, बाकी चीज़ें जो है वो दूसरी तरफ उन्होंने दूसरे हाथ से वो वापस भी ले ली हैं। वो वापस इस तरह ली हैं कि इस वक्त मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स 35%, अब 35% को उन्होंने बढ़ा के 45% कर दिया है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में ऐलान कर दिया। यानी एक तरफ आप बढ़ा रहे हैं और उसका 45% अगर हाईएस्ट स्लैब में आ जाता है 70 लाख के बाद, तो वो 45% आप उससे टैक्स में वापस ले रहे हैं। इसके अलावा सेल्स टैक्स की बहुत सी एग्जेम्पशंस जो ख़त्म हुई हैं उनकी डिटेल्स आएंगी और देखेंगे। तो ओवरऑल जो है वो ये उसी तरह का ही बजट है जैसे हमारे पास आते रहे हैं, बल्कि ये इस तरह कहना चाहिए कि इस दफ़ा शायद इसमें हमारा ये जो डेफिसिट नज़र आ रहा है वो पूरा बुनियाद उसकी इसी के ऊपर है कि हम 100% ये यकीन किए बैठे हैं कि IMF देगा, IMF भी देगा तो ज़ाहिर है उसका इंटरेस्ट भी होगा, या फिर हम अपने लोकल बैंक से लेंगे। तो ये गैप पूरा करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और काफ़ी जो अगर टैक्सेस हैं तो वो मिडिल क्लास और उसके ऊपर नहीं आने चाहिए और कम से कम आने चाहिए। उसका बेस ब्रॉड करने की जो है वो और उसकी डिजिटलाइजेशन की, ये हमें बाकायदा बड़ी मेहनत से जो है वो जो इस वक्त सामने हैं भी टारगेट, उनको पूरा करने के बावजूद जो डेफिसिट होता है, इस डेफिसिट को इस हद तक रखने के लिए भी हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, डॉक्टर साहब आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मुबशर मीर साहब, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? और फिर हमने कल ही कौमी इक़्तिसादी सर्वे देखा जिसमें बताया गया कि ज़राअत को छोड़कर तमाम जो मौशी अहदाफ थे हम उसको पूरा नहीं कर सके। उसके बाद इतने एम्बिशियस हमारे टारगेट्स, सर कैसा देख रहे हैं आप आगे मामला? बहुत शुक्रिया नाजिया। मैं पहले वो पीपल्स पार्टी की जो आज की एक्टिविटी है उस पर ज़रा बात करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये बाय डिज़ाइन है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दोनों पार्टियाँ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अंदर से एक हैं, क्योंकि दोनों की डोर एक ही जगह से हिलती है। और प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट से बजट पेश होने से पहले मुलाकात भी की है, कोई उनकी इतनी बड़ी सख्त किस्म की रिजर्वेशन नहीं सामने आई। बिल्कुल। तो ये एक बाय डिज़ाइन इसलिए किया गया है, उसकी वजह है कि जो अपोजिशन ने जो चीज़ माइलेज हासिल करनी है एहतजाज करके, वो हम खुद ही कर लेते हैं और इसको इस तरह करते हैं कि तवज्जो हमारी तरफ हो जाती है और जो अपोजिशन दूसरी उसकी जो शोर शराबा है वो कहीं पीछे रह जाएगा और हमारी डिस्कशन जो है वो आगे निकल जाएगी। और आप देखिएगा यही पार्टी जो है इस बजट को पास भी करवाएगी, साथ मिलकर कराएगी। ये सारी चीज़ जो है बाय डिज़ाइन की जा रही है, लिहाजा इसके ऊपर कोई ज़्यादा तशवीश की बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी नाराज़ हो रही है या कुछ हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, ये सब दिखाने की बातें हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपने जैसे इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र, इकोनॉमिक सर्वे भी बता रहा है कि आपने लास्ट टारगेट पूरा नहीं किया, यानी कि जो आपका इससे भी कम था वो आपने पूरा नहीं किया और अब आपने इतना बड़ा टारगेट रखा है। बैठे हैं डॉक्टर साहब, तो आप देखें कि जब आप ग्रोथ रेट जो अपना तय कर रहे हैं, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी एक आज भी अखबारात में शाया हुई है कि कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है, उसको अगर आप देखें तो फिर आप टैक्स जमा करने की रेशो को देखें तो दोनों में एक मैच नहीं नज़र आता कि मसलन आपकी ग्रोथ तो ये तो नहीं हो रहा कि आपकी ग्रोथ एकदम 5-6% पे चली जानी है और 38% और 40% जो है वो आपने मजीद जो है वो हासिल करना है। मेरा ख्याल है कि ये ऐसे पेश किया गया है जैसे हम तो, हमारा काम तो था पेश करना, आगे कोई और बंदे आएंगे जो इसको पूरा करेंगे। और ये भी एक मुमकिन है कि ये रिव्यू भी कर लेंगे, ये भी मुमकिन है, इनके लिए कुछ भी मुमकिन है कि ये इसको जो है ना बाद में कह दें कि ये रियलिस्टिक टारगेट नहीं थे।
बाद में ये कह दें कि ये फलां चीज़ ऐसे नहीं हुई लिहाजा हम अपने टारगेट्स जो हैं वो चेंज करें। इस वक्त उनको एक बड़ी चीज़ जो है वो दिखाने की ज़रूरत थी सियासी तौर पर, इसलिए उन्होंने उस तरह उसको पेश कर दिया। जब फाइनेंस बिल पास होगा वो कुछ और होगा, और ये हमने रिकॉर्ड पे देखा है। इसके पीछे भी इसाक डार साहब की बड़ी जो है ना मेरा ख्याल एक्सपर्टीज मौजूद होगी। मुझे याद है कि इसाक डार साहब ने खुद एक दफ़ा बिल पे अपना पेश किया, जब बजट पेश किया, और उस वक्त कहा कि ये फिगर जो उन्होंने अपनी स्पीच में पेश की और जो बिल में पास हुई वो दोनों में डिफरेंस था। तो क्या है कि जगलरी है। अच्छा, एक और चीज़ है नाजिया, ये जितने फिगर्स होते हैं हमारे, ये कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च के फिगर नहीं होते, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अपने फिगर होते हैं। तो वो उसको जितना भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ये हुआ है माजी में कि इसाक डार साहब पहले भी जब वजीर खजाना थे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बहुत कम ग्रोथ रेट आप शो कर रहे हैं, ऑफिसर्स को कहा मुझे इससे ज़्यादा शो करना है, और उन्होंने वो शो करवाया जबकि वो इतना रियलिस्टिक नहीं था। लिहाजा इसमें पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए ये बड़ा वो पेश कर दिया गया है, और इस पर यही बहस होती रहेगी कि ये ओवर एम्बिशियस है, ये कैसे होगा, ये और लोन लेंगे, फलां करेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं होगा। इनसे ये टारगेट सिर्फ एक सियासी माइलेज हासिल करने के लिए हैं और अपना एक शोर शराबा हासिल करने के लिए हैं, और सारा जो है फाइनेंस बिल पास होने के बाद भी इनके पास जो है इसको तब्दील करने की जो है वो गुंजाइश होती है, और गवर्नमेंट अपने टारगेट्स जो है वो चेंज कर लेती है, और अक्टूबर में कर सकती है, दिसंबर में कर सकती है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि पब्लिक को एक तरह का आई वॉश है कि देखें हम तो ये कुछ करने जा रहे हैं, और हमारी जो है वो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो है ना कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं है इस वक्त उसको एक अवामी सतह पे बहुत बड़ा जो है वो जो अभी की सिचुएशन है, अब इलेक्शन के बाद से लेके अब तक की अवाम से उसको एक बड़ा जो है ना वो ओवरवेलमिंग जो है वो एक रिस्पांस वो नहीं मिला अभी तक, और पब्लिक की इतनी उम्मीदें वाबस्ता नहीं हुई। लिहाजा उसको एक वो हासिल करने के लिए ये सारे फिगर्स जो है उनसे खेला जा रहा है, अदरवाइज इट्स नथिंग। ये कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ पेश किया जा रहा है ऐसा होगा ही नहीं। तो लफ्जों का गोरख ये सब लफ्जों की गेम है, लफ्जों की सारी गेम है। बेग साहब क्या कहेंगे? और डॉक्टर साहब ने भी एक बड़ी खतरनाक बात कही कि एक हाथ से आप दे रहे हैं आवाम को और दूसरे हाथ से वापस लिया जा रहा है, जिसका उन्हें पता भी नहीं है, इल्म में भी नहीं है। नाजिया, मैं डिफर करूंगा मेरे भाई जो इस वक्त ये मेरे दोस्त जो अभी बात कर रहे थे यहाँ पे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट टाइम हमने जो 9,000 अरब का या 9 ट्रिलियन हमने अचीव किया है, वो मेरे ख्याल से मेरे भाई ने अभी ये कहा कि जी वो अचीव नहीं कर सके। हमने 9 ट्रिलियन जो है 9,000 अरब का टारगेट हमने किया विद 30% इंक्रीज। अच्छा, इस बार जो टारगेट है, आई टोटली एग्री कि 12 अरब का जो टारगेट है विद 38% ज्यादा है, मगर देखिए 30% की तो स्पेस निकली है क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है उसका 50% से ज्यादा हिस्सा अनडॉक्यूमेंटेड है। ये जो आपको नजर आ रही है ये हमारी इकोनॉमी नहीं है, हमारी 50% अनडॉक्यूमेंटेड है। तो जब ये हर साल टाइट करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें इजाफा होता है। दूसरा, ये मेरे पे या इसाक डार साहब पे या फाइनेंस मिनिस्टर पे नहीं है कि वो कितना लगाएंगे। कोई हुकूमत भी नहीं चाहेगी कि वो अनपॉपुलर हो अवाम में, क्योंकि उसके बड़े नुकसानात होते हैं, अपोजिशन उस पर खेलती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है नाजिया कि इस पूरे रीजन में हमारा जीडीपी और टैक्स रेशियो जो है वो कम आ रहा है, 10% से कम है, जबकि दूसरे जो कंट्रीज हैं, इंडिया को ले लें, दूसरे कंट्रीज ले लें, वो 12 और 14% पे आ गए हैं। IMF ये डिक्टेट करता है कि जी आप अपना जीडीपी और ये जो रेशियो है इसको बेहतरी की तरफ लाएं, और हमें फिर 30% 38% एम्बिशियस टारगेट जो है रेवेन्यू के रखने पड़ते हैं। जब वो हमको रखने पड़ते हैं तो डेफिनेटली टैक्सेस भी आपको लगाने पड़ते हैं। दूसरा, जहां तक ये ताल्लुक है कि ये डेफिसिट का बजट है, दुनिया का कोई भी जो बजट होता है, अमेरिका का भी बजट डेफिसिट ही का होता है। एक हेल्दी बजट डेफिसिट का होता है कि हमने जो खर्चा कर रहे हैं हम उससे ज्यादा कर रहे हैं, और फिर हम उसके रेवेन्यू निकालते हैं, और चाहे वो हम बैंक से लें या किसी और तरीके से लें। इसमें जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं, और दूसरा ये जो उन्होंने कहा है कि सब मिलके इन्होंने आज ये बाइकआउट किया, मैं इससे एग्री नहीं करता इस थ्योरी से, क्योंकि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो थी
वो पार्लियामेंट हाउस में बहुत अकेली नजर आई, और ये आपने देखा है कि पीटीआई ने उसका एडवांटेज ली उस चीज की, और शोर शराबा भी बहुत ज्यादा किया। देखिए हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम है नाजिया, हम अब कमरे को लॉक करके उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, बट इट वाज अ टोटल सरप्राइज फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि जनाब वो क्या आते नहीं आ रहे, और अगर ये सब मिली भगत होती तो आज शहबाज हमारे सागदार साहब वहां पे मनाने के लिए नहीं जाते। इट वाज अ टोटल सरप्राइज फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हमने आपस में एक यूनिटी रखनी है। अगर हम यूनिटी नहीं रखेंगे, डेफिनेटली जो अख्तियार साहब ने कहा, आई टोटली एग्री विद यू कि 1500 अरब रुपए जो हैं 1500 अरब पीएसडीपी में रखे गए हैं, अब उसमें कितना सिंध का हिस्सा है? क्योंकि आई टोटली एग्री विद हिम कि सिंध के अंदर सैलाब आने के बाद ज्यादा जरूरत है इस चीज की कि पीएसडीपी जो है वो सिंध पे ज्यादा उसको मतलब एलोकेट किया जाए, ताकि सैलाब से जो लोग हैं, अभी कुछ दिनों पहले मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मिला था, वो बता रहे थे कि सबसे बड़ा मंसूबा जो है वो सिंध के अंदर घर बना के अवाम को दिए जा रहे हैं पक्के, ताकि कल को अगर सैलाब आता है तो फिर वो घर जो है वो बह नहीं जाए। तो हक मांगना जो है वो कोई गलत चीज नहीं है, हर आदमी को हक बनता है कि हम अपना हक मांगे, हर लेकिन बेग प्रोविंस साहब, जैसे अपना हक आपने मांगे। कहा कि नून लीग मगर के लिए भी बड़ा सरप्राइज था ये कि इस तरह का रिएक्शन आ सकता है, बायकॉट की तरफ मामला जा सकता है, तो अब क्या किया जाएगा? क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले कल प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान मुलाकात हुई बड़े खुशगवार माहौल में। इसके बाद गो के जो खदशात थे उनका इजहार पीपल्स पार्टी करती रही, लेकिन कल की मुलाकात थी, मामलात थे, उनके दौरान ये मामलात क्यों नहीं सामने आए, और अब नून लीग क्या सोच रही है, इस मामले को कैसे आगे बढ़ाएगी? देखिए आप मुझसे सवाल कर रही हैं जी नाजिया? बेग साहब, जी बेग साहब। हाँ नाजिया, देखिए हमारे बिलावल भुट्टो साहब यंग आदमी हैं, जज्बाती हैं, गर्म उनका ब्लड है, सख्त फैसले कर जाते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं एज के साथ आपके अंदर थोड़ा सा एक ठहराव भी आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम्स नहीं थे, बट इट वाज ए एक्सट्रीम मेजर जो हमने लिया है, और इसकी एडवांटेज आप आने वाले वक्त में देखेंगे। आज सबसे ज्यादा जो खुशी मना रही है आज इस चीज से, वो पीटीआई जो है वो मना रही है। और अगेन मैं ये कहूंगा कि आप जितना भी बाइकआउट कर लें, प्लीज खुदारा मईशत के ऊपर हमने एक अपना देखना है, मईशत के ऊपर हमने साथ रहना है, कमरा बंद करके हम। तो ये आज एक सरप्राइज था, मैंने खुद कॉल किया है अपने कुछ दोस्तों को, दे वर आल्सो सरप्राइज। तो ये वेल प्लान नहीं था। दूसरा, मुबशिर साहब ने अभी थोड़ी देर में ये भी कहा है कि ये सब जगलरी है वर्ड्स की। इस वक्त आईएमएफ के लोग हमारे पास बैठे हुए हैं और हमारी एक एक फिगर्स को चेक करते हैं नाजिया। ये मैं नहीं कर सकता कि 6% जीडीपी दिखा दूं और मेरी 2.4% जीडीपी आई है, क्योंकि वहां पे आईएमएफ का जो ऑफिस है इस्लामाबाद के अंदर, वो कोई पाकिस्तानी नहीं चला रहा है, वो दुनिया भर से ऐसे लोगों को लाते हैं जो एक एक फिगर के ऊपर जो है नजर रखते हैं। और जब हम आईएमएफ से लोन लेने, देखिए इस वक्त पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है, हम आईएमएफ पे जाए बगैर हम सर्वाइवल नहीं कर सकते, हमें जाना है। तो बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। तो आप अगर आईएमएफ कहेगा कि जी आप इतना इसके अंदर 12 ट्रिलियन का आप रखिए, तो हमें रखना पड़ेगा वो उस चीज की, क्योंकि हम अगर सपोज आईएमएफ के पास जितनी देर से जाएंगे और जितना लेट जाएंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, इतना ही वो जो है वो बहुत ज्यादा डिजास्टर होगा। और अगर आप आईएमएफ के पास नहीं है तो फिर इट्स योर स्वीट विल, ठीक बेग साहब, लेकिन टैक्सेस की भरमार के अलावा इसके और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? एक्सपर्ट्स बार बार इस पर तजावीज और अपनी राय से भी आगाह करते रहें। मीर साहब आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल करूँगा। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखें, अगर आप ये कहते हैं कि एक बिजली का बिल आप देखें, बेग साहब तो खैर अमीर आदमी हैं, इनको तो जितना मर्जी बिल आए ये दे सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी का बिल जो है उसकी आमदनी के कितने पैसे उसमें जा रहे हैं, कितनी वो बिजली खर्च कर रहे हैं और उस पर टैक्सेस की रेशो क्या है। अगर इस तरह आप मुल्क का रेवेन्यू आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि इससे अच्छी बुरी बात तो कोई है ही नहीं। अच्छा, खुद माशाल्लाह कारोबारी आदमी है बेग साहब, इख्तियार बेग साहब, इश्तियाक बेग साहब, मुझे ये खुद बता दें कराची में कितनी इंडस्ट्री जो है वो चल रही है, फैसलाबाद में कितनी चल रही है, सियालकोट के कितना लोग चल रहे हैं, कितना का काम हो रहा है।
और कितने लोग अभी ये जो बजट आने से पहले अखबारात में रोजाना हर एसोसिएशन ने अपील शाया करवाई है। वो किस लिए शाया करवाई है कि उनकी चीजें एड्रेस नहीं हो रही, उनके कारोबार बंद हो रहे हैं। बिजनेसमैन जो है वो तो चीखों पुकार कर रहा है। बेग साहब कह रहे हैं कि सब अच्छा चल रहा है, इनका कारोबार अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जो अपीलें इतनी छपी हैं, आप देख लें पिछले 15 दिन से हर अखबार में अपील छप रही है। इसका मतलब है कि आपको बिजनेस जो एक फेयर किस्म का जो है वो आप टैरिफ जो है वो कोई भी इंडस्ट्री कह रही है कि हमारे साथ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है कि बसन जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी वो ठीक है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन इस जो हमारी जो इलीगल ट्रेड है उसका जो शोर शराबा है और बिजनेस कम्युनिटी भी कर रही है, उसको कौन रोकेगा? उसका पैसा जो इधर उधर हो रहा है उसको ठीक करें। मसलन मैं ऑलरेडी एक अच्छा यानी कि पे मास्टर हूं, अपने बिल पे करता हूं, अपनी जनाब पेट्रोल चोरी नहीं करता, अपनी बिजली चोरी नहीं करता, गैस चोरी नहीं करता, पानी भी खरीद के पीता हूं, तो मेरे ऊपर ही आप बढ़ा रहे हैं ना पैसे। इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर 80% वो लोग जो पहले ही सही पैसे दे रहे हैं उन्हीं से ही हुकूमत निकालने की कोशिश कर रही है। ये है हमारा सवाल कि जो चीज जो है, जो स्ट्रेटजी है वो क्या है। आपने भी कहा ना कि बहुत सी तजावीज आ रही हैं कि आप इस तरह पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन आप उसी को निचोड़ रहे हैं। तो इस तरह तो आप रेवेन्यू अगर 15,000 भी कर लें और मेरी सारी सैलरी आप ले जाएं तो उससे आप खुश हो सकते हैं तो हो जाए, वरना एक्चुअली अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में अगर देखें, अभी बजट पेश हुआ है, बजट से पहले ही आपकी बिजली बढ़ गई है। अच्छा, इसी वक्त डीएचए में सारे लोग तकरीबन अक्सर लोग रहते हैं जितने हम यहां पे बात कर रहे हैं, पानी का टैंकर देखे कितने का मिलता था आज से 10 साल पहले, फिर 5 साल पहले, और अब कितने का मिल रहा है। तो पानी की जो खरीदारी हो रही है और उसके ऊपर पब्लिक किस तरह जो है वो, और रोजाना कराची के किसी ना किसी रोड के ऊपर अवाम खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? एहतजाज कर रहे होते हैं। वो कहते हैं किसी को पानी नहीं मिल रहा, किसी को बिजली नहीं मिल रही, किसी की गैस बंद है। तो इस तरह तो सिचुएशन है जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही इस तरह का हुआ है कि जिसमें आपका तवानाई का जो है वो निज़ाम ही नहीं चल रहा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इतनी जो है वो बड़ी जो है वो आप अचीवमेंट हासिल कर लेंगे, इतने टैक्सेस हासिल कर लेंगे, इतनी अच्छा सोलर की बात हो रही है, जो इंडस्ट्री अपने आप को सोलराइजेशन कर रही है, सोलर पे जा रही है, उस पर गवर्नमेंट जो है कि अलहदा किस्म की चीज लाने की कोशिश कर रही है। तो लिहाजा गवर्नमेंट तो स्पेस ही नहीं दे रही, ना तो बिजनेस कम्युनिटी को स्पेस दे रही है, ना वो आम शहरी को स्पेस दे रही है, और जो खास तौर पे सैलरीड क्लास है, जो इसकी फिक्स आमदनीज हैं, उनको तो बिल्कुल स्पेस नहीं मिल रही। तो इस सूरत हाल में तो मैं यही कहूंगा कि ये जो भी दिखाया जा रहा है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए दिखाया जा रहा है। हकीकत में ये चीजें अचीव नहीं होंगी, हकीकत में ये चीज़ें अचीव नहीं होंगी। डॉक्टर साहब, टैक्सेस के हवाले से कल जब प्रेस टॉक हुई, मोहम्मद औरंगजेब साहब ने ये कहा, वफाकी वजीर ख़जाना साहब ये कह रहे थे कि वो कोई अब मुकद्दस गाय नहीं होगी और हम दिखाएंगे कि कोई भी टैक्स से मुबरा नहीं होगा, किसी को इस्तिस्ना नहीं होगी। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकली उस पर काम होते हुए, और फिर ये जो बात हो रही है टैक्स नेट बढ़ाने की, तो टैक्स नेट बढ़ाने के हवाले से कोई जामे प्लान आपको नज़र आता है इस हुकूमत के पास? देखें नाजिया साहब, इसमें दो चीज़ें जो है वो हमने ज़रा उसके ऊपर इतना तवज्जो नहीं दी। नंबर 1 ये है कि जो हमारे एक्सपोर्ट का जो उन्होंने टारगेट दिया है वो 32.7 बिलियन दिया है। ये उस हिसाब से इतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि ये आमदनी के जो बड़े ज़राए हैं उनमें से एक है। अब इसमें मिसाल की बात यह है कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर की अच्छी प्रोडक्शन है, तो इसी तरह हमें जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़, जैसे मिसाल की बात यह है कि इस वक्त जो है वो जो सीजनल फ्रूट्स का सीज़न चल रहा है, मिसाल की बात यह है कि हमें ये देखना होगा कि क्या हमने जो है वो उस एक्सपोर्ट को हमने ज़्यादा एक मैकेनाइज्ड तरीके से, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से क्या हमने उसको बनाने की कोशिश की है एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। वो अगर ये इस तरह होता तो शायद ये हमारा 32 बिलियन का टारगेट जो है वो 42 तक नहीं तो कम से कम 40 तक पहुंचता। दूसरी चीज़ जो है वो हमारी फॉरेन रेमिटेंस है।
अच्छा, फॉरेन रेमिटेंस का भी टारगेट उन्होंने तकरीबन जो पिछला 28 बिलियन के करीब होता है या 26 बिलियन, उसको उन्होंने 30 बिलियन ही रखा है। अब 30 बिलियन को जो है वो फॉरेन रेमिटेंस के लिए जो है वो हमें कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए कि लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ सही तरीके से भेजें, क्योंकि अगर गैर कानूनी तरीके से भेजेंगे उसके ऊपर जो है वो सख्ती की जाए और उनको इंसेंटिव भी दिए जाए कि जी जो यहाँ पे करेगा। और एक सबसे पहले तो जाहिर है कि एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, एक अनसर्टेनिटी तो ख़त्म होनी ही चाहिए, उसके लिए सबको अपना दिल बड़ा करना चाहिए। तो उसके बाद जाके जो है वो इन्वेस्टर आएगा और फॉरेन रेमिटेंस भी बढ़ेगी। और दूसरा हमें जो है वो जो हमारी एक्सपर्ट जो हमारे यंग नौजवान हैं उनके लिए भी ऐसी स्कीम्स हों कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाके फॉरेन रेमिटेंसेस भेज सकें। अच्छा, अब बात आती है जो टैक्सेस की, जिसके ऊपर हम ये ज़्यादा वो फोकस करते हैं। उसमें जो है वो अब जैसे पहले से कुछ स्कीम्स चल रही हैं, एक ताजिर दोस्त स्कीम है, उसको उन्होंने जो है वो, मैं प्रैक्टिकली ये सवाल करूँगा कि कितनी बार हम अपने टेलीविज़न पे इसके हवाले से एफबीआर का कोई ऐड देखते हैं। मेरे ख्याल में तो शायद हम किसी एक छोटी सी सेल फोन कंपनी के इससे ज़्यादा ऐड देखते हैं जितना एफबीआर को जो है वो ये करना चाहिए। अब सवाल ये कि फाइनेंस मिनिस्ट्री एफबीआर को इतना बजट एलोकेट करे कि जिसमें वो इस चीज़ को प्रॉपरली एडवर्टाइज कर सकें। हर 15 या 20 मिनट या मे भी आधे घंटे के बाद एक ये आ जाए कि जी ये ताजिर दोस्त स्कीम है और इसमें आप शामिल हों। वो जो टॉक शोज़ में ये बात होती है या जो इस शोबे से हम लोग रिलेटेड हैं, हमें पता है, पब्लिक को इसके बारे में पता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि डिजिटलाइजेशन यानी जो इस वक्त है वो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से होनी चाहिए ताकि जो टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेयर का आपस में राब्ता कम से कम हो। जो कि डिजिटलाइजेशन हुई है मगर इससे ज़्यादा अब जैसे सेल्स टैक्स के हवाले से है, अब सेल्स टैक्स के हवाले से वो चीज़ें नहीं हैं। नोटिस सेल्स टैक्स के कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके ऊपर आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? जिस तरह इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती टैक्स पेयर को, वो जवाब जो है वो उनका एक सॉफ्टवेयर है, IRS उसके ऊपर दे देता है। अच्छा, अब इसी तरह सेल्स टैक्स का भी होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि साइज़ ऑफ द गवर्नमेंट। आप देखें ना, जब आपकी आमदनी के ज़राए की बात करते हैं तो क्या हम अपने एक्सपेंडिचर को कट करना चाह रहे हैं? हम अपने एक्सपेंडिचर को कट करने के लिए जो है वो हमें काफ़ी इतनी स्पेस मौजूद है। मिसाल की बात यह कि 18th अमेंडमेंट आने के बाद बहुत सारे शोबे जो हैं वो महकमे जो है वो सूबों के पास चले गए हैं। तो अब इतनी बड़ी फेडरल कैबिनेट रखने से या फिर उनके सेक्रेटरीज हैं, उनके स्टाफ है, उनके बहुत सारे अखराजात हैं, वो इन मिनिस्ट्रीज़ अगर वहाँ पर 60 या 70 हैं तो वो शायद ये 25 या 30 मिनिस्ट्रीज से काम हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो है वो इसको उन्होंने हिम्मत करके इसको ख़त्म करना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जहाँ जहाँ हमारी लॉसेस जा रहे हैं, मिसाल की बात ये कि हम ये कह रहे हैं कि जी PIA को कर रहे हैं, PIA को तो हम 1 साल से सुन रहे हैं। तो आप उसको एक्सपेडाइट करें, उसके ऊपर फोकस करें, अपने पॉलिसी मैटर्स को जो है वो जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करें। और जितना आप जल्दी से ये जो आपके एक कुएं में जा रहे हैं जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस के, उस प्रोसेस को एक मजबूती के साथ करें। और तीसरी जो बात मैंने कही कि अपना एक्सपेंडिचर जो है वो कट करने की सख्त ज़रूरत है। और ये एक्सपेंडिचर जो है वो बड़े आराम से, एक PWD को अभी प्राइम मिनिस्टर ने ख़त्म करने का ऐलान किया है, मगर उसमें कितनी वर्क फोर्स थी या उससे कितना फ़र्क पड़ेगा, ये जो है वो लोगों को उसकी वर्किंग भी तो दी जाए कि जी ये एक अगर आपने इदारा ख़त्म किया तो उससे क्या फ़र्क पड़ा। तो इसी तरह जब डिजिटलाइजेशन तमाम शोबे में होगी तो वर्क फोर्स की जो है वो इतनी ज़रूरत पेश नहीं आएगी, जिससे उनकी तनख्वाहें और पेंशन का जो एक्सपेंडिचर है वो कम होगा। ठीक डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बेग साहब आपकी तरफ आऊँगी और कुछ बहुत सारे एरियाज़ की
निशानदेही की डॉक्टर साहब ने कि इन एरियाज़ में गुंजाइश मौजूद है और हम आमदनी को बढ़ा सकते हैं। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, आपने देखिए, पहली बात तो ये है कि रिमिटेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी 30 बिलियन को क्रॉस कर गई हैं। ये अखबार में जो फिगर आ रही है वो 10 मंथ की आ रही है। जब इसको आप 12 मंथ्स पे लेके जाएंगे तो हम ऑलरेडी 30%, बल्कि यहाँ तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख के अंदर रेमिटेंसेस जो है वो एक्सपोर्ट से आगे निकल गई हैं, यानी कि एक्सपोर्ट हमारी कुछ थोड़ी बहुत सी कम है। और तो रेमिटेंसेस में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो इज्जत रखी है हमारे लास्ट ईयर, उसका बहुत बड़ा एक उसके अंदर उनका कंट्रीब्यूशन है। अब आ जाइए कि एक्सपोर्ट का टारगेट क्यों कम रखा गया है। उसकी वजह ये होती है नाजिया कि एक्सपोर्ट डायरेक्टली करस्पॉन्ड करती है इंपोर्ट को। अगर हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं तो हमें अपनी इंपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। और हमने इमरान खान के वक्त में ये देखा है कि जब हमने अपनी इंपोर्ट को बढ़ाई तो हमारी जो इकोनॉमी थी हीट अप हो गई और हमारी इंपोर्ट 85 बिलियन तक चली गई थी। मतलब अब अल्लाह करके हमको ये मॉडल जो है जिसके अंदर हम अपनी एक्सपोर्ट क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ना, आपको केमिकल मंगाना पड़ेंगे, रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेंगे, आपको बहुत सारी चीजें मंगानी पड़ेंगी। तो ये है। तीसरी चीज, मुबशिर साहब ने अभी ये कहा था कि जी हमारी जो इंडस्ट्री बंद हुई है, देखिए जिस मुल्क के अंदर भी 22% जो है वो इंटरेस्ट रेट होगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट कह दें, एक सरमायादार कह दें, और आप भी अगर आपकी जेब में कुछ पैसे हैं और मैं आपसे कहूंगा इंडस्ट्री में लगा के आप 2-3% कमाएं और इसी को अगर आप बैंक में रख देंगे तो आपको 22% मिलेगा, तो आई एम 100% श्योर जी आप जो है बैंक में रखना ज्यादा सिक्योर महसूस करेंगे। तो ये जिसकी वजह से, और दूसरा देखिए तो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये आ रही है कि पूरे रीजन में हमारी एनर्जी कॉस्ट जो है वो सबसे महंगी है। इन दो चीजों ने हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा हैम्पर किया है, जिसकी वजह से उसने वो परफॉर्मेंस नहीं दी और टारगेट अपने पूरे नहीं किए। जब तक हम इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने उस वक्त ज्यादा तरक्की की है जब इंटरेस्ट रेट जो था वो सिंगल डिजिट था। मगर अब आप ये कहेंगे कि क्यों नहीं कर रही है पाकिस्तान। देखिए ये एक दुनिया भर का एक टूल है कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको कट डाउन करने के लिए, नीचे लाने के लिए आपको जो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाना पड़ता है। आज अगर आप देख रही हैं कि हमारा 13% के ऊपर हमारा इन्फ्लेशन आ गया है और नेक्स्ट बजट में, आज के बजट में उसको 12% पे रखा है, तो ये इसका क्रेडिट जो है ये हाई इंटरेस्ट रेट को जाता है। मगर अब इंटरेस्ट रेट जो है उसमें कमी वाकया हो रही है और आपने देखा है कि कुछ दिनों पहले स्टेट बैंक ने 1.5% जो है उसमें कमी की है और स्टेट बैंक जो है ये भी कह रहा है कि 3 महीने बाद इसमें फर्दर कमी की जाएगी। तो बहुत अच्छा है कि इंटरेस्ट रेट भी हमारा कम हो जाए और इन्फ्लेशन का जो टारगेट है 12% का, हम जो है उसके ऊपर आ जाएं। तो मैं ये सोचता हूं कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए। आज अगर मैं लास्ट टाइम 1 साल पहले जब बजट आया था और मैं आपके एक प्रोग्राम में आया था, मैं ज्यादा मायूस था। आज आप यकीन करें कि हमारे हालात ज्यादा बेहतर हैं। आज हमारे रिजर्व जो 4 बिलियन पे आके रुक गए थे और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के लिए चला जा रहा था कि कब डिफॉल्ट पाकिस्तान हो रहा है, आज हमारे पास 9 बिलियन के हमारे रिजर्व हैं और 6 बिलियन जो है वो कमर्शियल बैंकों में रखे हुए हैं। अगर इनको आप मिलाते हैं तो $15 बिलियन के हमारे पास जो हैं इस वक्त रिजर्व्स हैं हमारे। तो हमारी बेहतरी है। लास्ट मैंने जब अपना प्रोग्राम आपको शुरू किया तो मैंने आपसे यही कहा कि इस बार हुकूमत जो थी उसके पास ज्यादा स्पेस थी, ज्यादा उसके पास रिसोर्सेज हैं, ज्यादा मनी है, ज्यादा डॉलर्स हैं, तमाम चीजें। मगर आई टोटली एग्री विथ यू, मैं अपने भाइयों के साथ, कि टैक्सेस जो है, क्योंकि जब आपने टारगेट 12 बिलियन का रखा है, 12 ट्रिलियन का रखा है, तो डेफिनेटली आपने कुछ ज्यादा एक्सेस टैक्स लगाए जो कि लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। मैं बस टाइम कम है, क्विक आखिरी कमेंट लूंगी मुबशिर मीर साहब से। मुबशिर साहब, क्विक कमेंट आपका कि जाहिर है ये सारी चीजें, कुछ पॉजिटिव चीजें हमें जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन ऑन द होल अगर हम देखते हैं तो स्ट्रेटजी और पॉलिसी एक चीज है कि देखें, पाकिस्तान की तरक्की हर कोई चाहता है और हर कोई चाहता है कि मुल्क जो है वो आगे बढ़े।
लेकिन कॉस्मेटिक जो चीज़ें होती हैं उस पर ही इतराज़ उठता है। मैं डॉक्टर साहब की बात जो है बिल्कुल, उन्होंने कहा जी जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो पाकिस्तान के कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। अभी बेग साहब ने कहा कि बिजली जो है वो हमें जो है ना वो बहुत तंग कर रही है, एनर्जी कॉस्ट। तो आप देखें ना कि जो हमने मुआहदे किए हुए हैं वो किसने किए हुए हैं मुआहदे? ये जो कैपेसिटी के ऊपर मुआहदे हुए हुए हैं वो क्यों किए गए हैं? क्या उनके ऊपर हम एड्रेस कब करेंगे कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर में इस तरह के मुआहदे किए थे और आज पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री जो है वो उसको बेड़ियां पड़ी हुई हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के हवाले से तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान सबसे जो है ना अपने जितना एक स्ट्रक्चर है ना उसमें सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, उसमें अरकान असम्बली हैं, उसमें पूरा हमारी जुडिशरी का सिस्टम है और एक्स्ट्रा और पता नहीं कितने महकमे और आगे उनकी कितनी ब्रांचें, फिर इतना डिलीवर जो है वो हमारी जो एम्बेसीज हैं वो भी नहीं करती जितना उनके ऊपर खर्च होता है। तो इसके ऊपर तो डॉक्टर इशरत साहब ने एक पूरी किताब लिखी थी और पूरा एक प्लान बना के दिया था कि जी ये हमें करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का जो कमज़ोरियां हैं वो मुश्किल फैसले लेना ही होता है। अगर गवर्नमेंट वाकई ही इतनी ताकतवर है और उसको होना चाहिए कि जितना जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको अगर वो कट करें तो यकीनन एक बेहतरी का रास्ता जो है वो ओपन है, उसकी तरफ हम जा सकते हैं। अननेसेसरी चीज़ों को कट करना, वन लाइनर डॉक्टर साहब कुछ ऐड करेंगे आप? जी, इसमें बेसिकली जो है वो हमें एक पॉलिटिकल टर्मोइल भी ख़त्म हो, हर आदमी अपने हिसाब से आगे एक कदम बढ़ के, ताकि नए लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें और एक सर्टेनिटी की फ़िज़ा कायम हो। और दूसरी बात ये है कि हम दोनों तरफ से अपनी जो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को कम करें। सिर्फ टैक्सेस के ऊपर अगर हम ज़ोर रखेंगे तो उसमें जो है वो ये होगा कि आम आदमी को तकलीफ़ होगी। तो हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को भी कम करना है और अपनी इनकम के और ज़राए, और ख़ास करके इसमें जो अगर कॉटेज इंडस्ट्री है, चाहे वो शहरों में हो या छोटे छोटे तहसील या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हो, और ख़ास करके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो उसको तरक्की देनी है ताकि वो हमारी एक्सपोर्ट से आमदनी बढ़े। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। मुबशर मीर साहब, इश्तियाक बेग साहब, नाज़रीन कुछ देर लाइ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब अगर मौजूद हुआ गुफ्तगू ॿुधी बजट स्पेशल में जेका ट्रांसमिशन आहे उहा जारी रहंदी, अपडेट्स ऐं तबसरनि तस्दीन जो सिलसिलो बि जारी रहंदो। हिन वक़्तु तव्हां खां हिन सेगमेंट मां इजाज़त वठंदासीं।